अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर हिजरत और आज मैं बताऊंगा क्योंकि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि क्या डर्माटोलॉजिस्ट हेयर ट्रांसप्लांट कर सकता है या नहीं कर सकता। तो जितना ये सवाल सीधा है इतना इसका जवाब सीधा नहीं है, क्योंकि इससे बहुत सारी कंट्रोवर्सी क्रिएट होती है। लेकिन मैं आपको ये एक हिस्ट्री बताऊंगा हेयर ट्रांसप्लांट का, तो इसके बाद आपको खुद पता चल जाएगा कि कौन कर सकता है कौन नहीं कर सकता। तो सबसे पहले 1822 में एक जर्मन सर्जन थे जो बेसिकली प्लास्टिक सर्जन थे, डॉक्टर डेफेनबैक। तो डॉक्टर डेफेनबैक जो थे उन्होंने अपने सर से कोई 6 बाल लिए और आम पे लगाए और वो ग्रो कर गए। तो उनको आइडिया हुआ हेयर ट्रांसप्लांट का, तो उसको फादर ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कंसिडर किया जाता है। फिर जापान में जो डॉक्टर शोजी ओकोडा है, डॉक्टर मसावा सासाकावा है, डॉक्टर हजीमा टमूरा है, डॉक्टर कीची फिजुटा है, इन्होंने 1930 से 39 में हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत काम किया। और उन्होंने पहले ये किया कि सर से बाल लेके बाल एरिया जो था उस पर लगाए। तो ये सारे डर्माटोलॉजिस्ट थे। फिर उसके बाद 1950 में यूएसए से डॉक्टर नॉर्मन ओरिएंट्रेक आ गए। वो भी डर्माटोलॉजिस्ट थे और उनको कंसिडर किया जाता है मॉडर्न हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी का फादर। तो उन्होंने ऐसे किया कि डोनर डोमिनेंस जो है उनका आइडिया दिया, जो बैक है और साइड है कि डोनर डोमिनेंस वो है वहाँ से बाल लिए जाए तो वो ज़्यादा बेहतर होता है। फिर इसके बाद जो है तकरीबन उन्होंने 1951 से 1960 तक 200 हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी किए और तकरीबन 1965 में ऑल ओवर द वर्ल्ड तकरीबन फिर 10,000 हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी टोटल रिपोर्ट किए गए कि वो हो गए। इसके बाद 1990 में फिर डॉक्टर विलियम रैसमैन आते हैं जो बेसिकली कार्डियोवास्कुलर सर्जन थे। उन्होंने एफयूटी का कंसेप्ट दिया और फिर 2000 में उन्होंने ही डॉक्टर बेंस्टेन के साथ मिलके, रॉबर्ट बेंस्टेन जो एक डर्माटोलॉजिस्ट है उनके साथ ही मिलके एफयूटी और एफयूवी 1990 में एफयूटी और 2002 में एफयूवी का कंसेप्ट दिया। तो इसी तरह अगर आप देखें तो प्लास्टिक सर्जन ने पहले शुरू किया, फिर डर्माटोलॉजिस्ट, फिर डर्माटोलॉजिस्ट, फिर डर्माटोलॉजिस्ट, फिर कार्डियोवास्कुलर सर्जन, फिर डर्माटोलॉजिस्ट। तो ये वहाँ से आ रहे हैं। ये तकरीबन डर्माटोलॉजिस्ट का इसमें सबसे ज़्यादा रोल है, तो बिल्कुल वो कर सकते हैं। लेकिन इसमें शर्त ये होती है कि जहाँ भी हो, प्लास्टिक सर्जन हो, डर्माटोलॉजिस्ट हो, ईएनटी सर्जन हो, कार्डियोवास्कुलर सर्जन हो, जनरल सर्जन हो, जितने भी सर्जन हैं वो पीएमडीसी और पीएमसी रूल के हिसाब से भी वो कर सकते हैं। बेहतर है कि वो करें और उसे कर सकते हैं। लेकिन अगर उसमें वो ट्रेन हुए हो, उनको पता हो, क्योंकि अब जिस तरह प्लास्टिक सर्जरी का सारा काम है डर्माटोलॉजी का एस्थेटिक से है, एक ब्यूटी से है, तो उनको ज़्यादा आइडिया होता है और अच्छा कंसिडर किया जाता है। लेकिन इसमें शर्त यह है कि सारी सर्जरी अगर वो खुद करते हैं, कुछ लोग मरीज आते हैं कि वो कहते हैं कि वो खुद नहीं करते, बाकी लोगों से सारी सर्जरी कराते हैं, तो एक कंसेप्ट उनका मरीजों का इधर गलत होता है, ये डॉक्टर खुद नहीं करते या वो। तो ये आपसे जो कंसल्टेशन में बातें डिसाइड होती है, अगर कोई, मैं जिस तरह खुद कंसल्टेशन करता हूँ, मैं कहता हूँ मैं खुद करूँगा, तो खुद करने का मतलब ये होता है कि मार्किंग, डोनर एरिया से ग्राफ्ट की जितनी हार्वेस्टमेंट है वो, और साइड बनाना या स्लिट बनाना, तो वो ये मेरा काम होता है। इसके बाद प्लेसिंग के लिए टेक्नीशियन आते हैं और वो करते हैं। चूंकि प्लेसिंग इस सब स्टेप्स में मार्किंग से, हार्वेस्टमेंट से और साइड बनाने से एक लंबा प्रोसेस वो प्लेसिंग का होता है, तो उसमें वो टेक्नीशियन आके उनके साथ बैठे होते हैं उसके बिल्कुल सर के पास और गपशप भी लगा रहे होते हैं यूजुअली, क्योंकि पेशेंट जाग रहा होता है तो इन लोकल एनेस्थीसिया में होता है। तो फिर ज़्यादा मरीजों को लगता है कि ये शायद सर्जन ने खुद नहीं किया, सारा उन्होंने किया। तो ऐसे नहीं होता। ये मिसअंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आपको पहले से पता होता है कि अगर, फिर हर सर्जन की अपनी एक स्पीड होती है। कोई जितनी एक सर्जरी अगर इफ़ी हुई 3000 ग्राफ्ट है, अगर मैं 2 घंटे 30 मिनट में करता हूँ तो कोई शायद 2 घंटे में कर सकता होगा। फिर साइड बनाने में अगर 50, 40, 45 मिनट लेता तो कोई शायद 30 मिनट लेता होगा। अगर मार्किंग है मैं उस पर 15-20 मिनट लगाता तो शायद कोई 1-2 मिनट में करता होगा। तो तकरीबन एक सर्जरी पे एक सर्जन का रफली कोई 3 घंटे का टाइम लगता है, सब कुछ मिला के, मार्किंग, साइड्स और हार्वेस्टिंग 3000 तक ग्राफ्ट के। तो ये है। फिर जितने वो ज़्यादा ग्राफ्ट अगर निकालते, जो निकालने नहीं चाहिए तो वो लोग निकालते, फिर उस हिसाब से ज़्यादा टाइम उस पर लगता है। फिर तकरीबन प्लेसिंग अगर 3000 ग्राफ्ट है तो रफली कोई 1000 ग्राफ्ट पे घंटा 70-80 मिनट प्लेसिंग पे लगते हैं। तो 3-4 घंटे वो टेक्नीशियन उनके साथ बैठे होके वो सलाम दुआ गपशप सारी कच करते हैं। तो उनको फिर लग रहा होता है आखिर में कि सारा इन्होंने किया, तो सारा वो नहीं करते। हाँ,
अगर कोई मार्किंग, हार्वेस्टमेंट, साइड बनाना ये कुछ भी नहीं करते तो डेफिनेटली वो कुछ नहीं करता, तो फिर उसके क्लिनिक में, उनके क्लिनिक में कराने का या सिर्फ ये फ़र्क होगा कि वो मतलब उनका क्लिनिक है, बाकी आपके रिजल्ट और उस पर ज़्यादा फ़र्क नहीं होगा। वो वही होगा जो एक नॉन डॉक्टर कहीं और भी कर रहे हैं और उधर भी कर रहे हैं। तो ये चीज़ें होती है, ये पेशेंट को ये चूज़ करना, ख़ुद करना होता है कि सर्जन क्या है। देखो, सबसे पहले तो डेफिनेटली डॉक्टर होना चाहिए, क्योंकि इस फील्ड में नॉन डॉक्टर बहुत ज़्यादा है और बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, क्योंकि मरीज़ भी आई एम सॉरी टू से, लेकिन वो भी यही कहते हैं कि अगर कोई लाख लेता है, वो 70,000 लेता है, वो 50,000, तो मतलब वो 10-10 हज़ार बचाने के चक्करों में अपनी सारी एक किस्म का सर और जिंदगी दोनों दाव पे लगा देते हैं। तो इस तरह गलत है। हेयर ट्रांसप्लांट अच्छी चीज़ है, ज़बरदस्त चीज़ है, पैसे पर उस पर ज़्यादा थोड़े लगाए, लेकिन किसी अच्छे सर्जन के पास जाए जिसमें आपकी कम से कम जान और सर और सब महफूज हो, कॉम्प्लिकेशन कम से कम हो, और अगर कॉम्प्लिकेशन हो भी, क्योंकि इज़ अ पार्ट ऑफ सर्जरी, तो अगर हो भी तो उनको फिर डील करने का तरीका आता हो कि कैसे करना है। ये ना हो कि थोड़ा बहुत आपको हो और फिर आपको नंबर ही ब्लॉक कर दे, फिर आपको मिल ही ना और आप परेशानी में इधर उधर मारे फिरते रहे, और इसमें आपका जो सारी एक जो आप चाहते थे कि अच्छे बाल आए, वो गए हुए जो आपके अपने थोड़े बहुत थे, उससे भी सारी चीज़ों से भी फारिग हो जाए। तो इसमें आप थोड़ा बहुत वर्कअप करें, देखें सर्जन कौन है, डिग्री उनके पास है, प्लास्टिक सर्जरी, डर्माटोलॉजी, कोई और डिग्री है कि नहीं है। इसके अलावा सबसे बेहतर है कि अगर किसी ने किसी के साथ ट्रेनिंग की हो, जिस तरह मैंने हुमायूं मोमन साहब के साथ 4 साल की है, तो वो फिर सबसे आइडियल वो आपका सर्जन चूज़ करने के लिए बन जाता है। लेकिन अगर वो नहीं है, चूँकि हर किसी को ये मौका नहीं मिलता, या किसी के पास जो भी है वो नहीं होता, तो फिर प्लास्टिक सर्जन हो, डर्माटोलॉजिस्ट हो, कम से कम उसके पास डिग्री हो। अगर वो भी नहीं है तो कम से कम डॉक्टर तो होना। अगर वो भी नहीं है तो फिर ना कराए, खुदा के लिए घर बैठ जाए, कोई हेयर ट्रांसप्लांट करने की ज़रूरत नहीं है, आराम से। तो ये चीज़ें हैं जो मैं कुछ मेरा अपना एक तरीका है बताने का। कुछ लोगों को शायद ये अच्छा ना लगे, लेकिन ये हकीकत ही यही है। अगर कोई इस पर इख्तिलाफ राय रखता है तो बिल्कुल उसका हक है, वो मुझे कमेंट में भी बता सकता है, वो भी कर सकता है। और अगर इससे कोई किसी को मतलब दिल आज़ारी हुई हो या कुछ हो, तो उससे भी मैं अपोलोजाइज़ करता हूँ। लेकिन ये है कि ये वो चीज़ें हैं जो एक सब किसी को पता होना चाहिए। शायद मैं कहीं गलत हूँ, क्योंकि हर इंसान कहीं ना कहीं गलत होता है लाजमी, तो मुझे करेक्ट करने के लिए आप कमेंट करें, कोई भी चीज़ों मुझसे डायरेक्ट पूछे। मेरे नंबर ये जो अपॉइंटमेंट पे लिखे होती है, व्हाट्सएप नंबर होती है, अक्सर मेरे पास भी होता है, तो इस पर आप मैसेज करके पूछ सकते हैं, सब चीज़ें कर सकते हैं। बाकी आप वीडियो देखें, एंजॉय करें। और ये भी इसके बाद एक मैं छोटा सा क्लिप दिखा रहा हूँ, जो मैंने एक हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कुछ दिन कल परसों की थी, तो वो उसमें आपको मैं यही दिखा रहा हूँ कि जब एक नॉन डॉक्टर करता है या ज़्यादा ग्राफ्ट हार्वेस्ट करते हैं तो उसमें क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो वीडियो ज़रूर देखें और एंजॉय करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू, शुक्रिया। अच्छा जी, ये इनकी सर्जरी तो 3 साल पहले हुई। हम देखते हैं, शेव करने के बाद पता चलेगा पंच साइज़ और इन चीज़ों का यहाँ से। अब ये इनका दूसरा सेशन है आज हमारे साथ, पहले कहीं और से हुआ था। इनको ये कहा गया था उस टाइम के तकरीबन इनके 5-6 हज़ार ग्राफ्ट लगे हैं, जो बज़ाहिर तौर पे लग नहीं रहा, लग यही रहा है कि कोई 1500-1800 इस तरह लगे। अच्छा जी, ये मेन डिफरेंस होता है 1 mm और 0.75। और दूसरी कंसिडरेशन ये है कि ये ज़्यादा आगे तक आए हैं, ऊपर तक गए हैं। अच्छा जी, तो ये मैं बता रहा था, ये 1 mm पंच का, और जो लोग मैक्सिमम ग्राफ्ट निकालते हैं, और जो मैं कहता हूँ 1:4 या 25%, तो उसमें डिफरेंट ये होता है कि सेकंड सेशन के लिए जब वो आते हैं तो फिर उनकी कंडीशन कुछ यूँ होती है। ये देख रहे हैं, ये सारी, इसमें अगर सेंटर में से मैं कोई भी बाल यहाँ से ग्राफ्ट निकालूंगा तो ये पूरा एक पेज बन जाएगा। फिर यहाँ पे जहाँ जहाँ भी देखोगे तो ये बहुत गैप है इसमें। ये ठीक है, ये सारे इस तरह होते हैं फिर। तो इसलिए 5-6 हज़ार ग्राफ्ट निकालना आसान है, लेकिन फिर सेकंड सेशन उनका
ये कंडीशन होती है।